हेलो बच्चों, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। बच्चों, आज हम एक फिजिक्स सेकंड का सबसे शुरुआत का लेसन पढ़ेंगे। तो फिजिक्स सेकंड हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी। ठीक है ना, किरण प्रकाशिकी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये फिजिक्स सेकंड का पहला लेसन हम मान सकते हैं इसे। ठीक है, फिजिक्स सेकंड का हमारा ये पहला लेसन है। तो आज का लेक्चर बहुत बेसिक रहेगा और ये जो एक समझ लीजिए एक नई सीरीज शुरू हुई है प्रकाशिकी की। ठीक है, प्रकाशिकी का। तो इसमें कई लेक्चर में धीरे धीरे छोटे छोटे लेक्चर में ये लेसन मैं कंप्लीट करूँगा और रेगुलर मैं वीडियो डालता रहूँगा। आप इसे नोट्स बना करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों, प्रकाशिकी आपने क्लास 10 में तो बहुत बेसिक पढ़ा होगा। सबसे पहले बात करते हैं कि ये प्रकाश है क्या, प्रकाश क्या है। ठीक है ना, प्रकाशिकी में मतलब किरण प्रकाशिकी कह लीजिए, रे ऑप्टिक्स में प्रकाश क्या है। तो प्रकाश छोटे क्लासों में प्रकाश के बारे में पढ़े थे कि ये किसी वस्तु पर जब प्रकाश एक किरण है, ये हमारी आंखों को संवेदित करती है। ठीक है, संवेदित करती है। तो वही चीज़ यहाँ भी पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा एडवांस तरीके से पढ़ेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक किरण है, किरण है जो हमारी आँखों को संवेदित करती है, संवेदित करती है। संवेदित करती है का मतलब है कि किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ा तो प्रकाश का कण वहाँ पड़ा, पड़ करके हमारी आँखों में आया तो वस्तु हमको दिखाई देने लगी। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा और एडवांस जानेंगे कि प्रकाश एक्चुअल में जैसे हमारे तरफ, हमारे चारों ओर बहुत सी तरंगे हैं। ठीक है ना, पराबैंगनी किरणें हो गई, अवरक्त किरणें हो गई, हाँ, रेडियो किरणें हो गई। तो ये सभी किरणें हमारे आसपास हैं और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। प्रकाश भी उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलता है। ठीक है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग। लेकिन उन विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन सा? विद्युत चुंबकीय तरंगे तो रेडियो तरंगे भी हैं, एक्स किरणें भी हैं, हम लोग इनको देख नहीं सकते हैं। तो हमारे लिए कौन सा होता है? हमारे लिए होता है दृश्य किरणें। कौन सा? वाइवग्योर, वाइवग्योर पढ़ेंगे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये पढ़े हैं। तो ये जो है हमारे जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों में बहुत सी होती हैं जिनको हम देख सकते हैं। जिन तरंगों को, या कह लीजिए जिनके वजह से हम देखते हैं, वो हैं वाइवग्योर। ठीक है ना, तो विद्युत चुंबकीय तरंग, हाँ, इनके कुछ तरंग दैर्ध्य भी होते हैं, इनका कुछ तरंग दैर्ध्य भी होता है जो कि 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक है, इसे नोट कर सकते हैं बच्चों आप लोग। ठीक है, अच्छा, ये वाइवग्योर के बारे में तो फिलहाल अभी इस लेसन में ही हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग वर्ड विषय पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद
इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक आता है ना, वो आता है परावर्तन। परावर्तन, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन ये क्या है? ये सभी क्लास 10th के टॉपिक हैं, बेसिक टॉपिक हैं और आप लोगों को पता भी होगा, बस मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ। परावर्तन, तो परावर्तन क्या है? जब कोई चमकदार जैसे पेंट कर दिया, ठीक है ना, या फिर एकदम पॉलिश्ड है, तो जब कोई चमकदार या पॉलिशदार सतह पर कोई लाइट गिरता है ना, तो लाइट गिरता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है? हवा से आया और हवा में चला गया, हवा से आया और हवा में चला गया। ये प्रकाश का आना और वापस चले जाना उसी माध्यम में क्या बोला जाता है? परावर्तन। प्रकाश किरणों का उसी माध्यम में वापस लौटना परावर्तन है। तो हम इसको लिख सकते हैं, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार सतह पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर वापस लौट जाता है, ठीक है ना? अधिकांश भाग वापस लौट जाता है और प्रकाश के वापस लौट जाने की घटना को हम बोलते हैं परावर्तन। प्रकाश किरणों क्या हो रहा है? प्रकाश किरणों के वापस लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन कहते हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार सतह पर गिरता है तो टकराता है, टकरा करके वापस चला जाता है। मतलब 100% गिरा तो थोड़ा बहुत तो वो सरफेस ही एब्जॉर्ब कर लेगा, बाकी सब वापस भेज दिया। जैसे कभी न कभी वो शीशे वाला किए होंगे ना, घड़ी या शीशा हो, लाइट आ रहा है किसी दूसरे के घर में, हाँ, फेस पे फेंके होंगे लाइट को, तो वही परावर्तन है। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार सतह पर गिरती है तो उसका अधिकांश भाग टकरा कर वापस लौट जाता है। प्रकाश किरणों के वापस लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। अच्छा देखिए, एक डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं कि ये सतह हमारा पॉलिशदार है, ये पॉलिशदार सतह है, ठीक है ना, ये सतह पॉलिशदार है, पेंट किया हुआ एक तरफ से। अब क्या होगा? लाइट पड़ा तो टकरा करके वापस चला गया। तो ये जो लाइट आ रहा है इसका कुछ नाम होगा, इसका नाम होगा आपतित किरण। आपतित किरण जिसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। और जो वापस जा रहा है ना, वापस जा रहा है, जिधर से आया उसी माध्यम में चला गया, इसको बोलते हैं परावर्तित। क्योंकि वापस चला गया, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण या फिर रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण जिस बिंदु पर गिरता है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु वाली जो सरफेस है, जो पृष्ठ है, इस तरीके से क्षैतिज है। यहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगा इसको बोलेंगे हम लोग अभिलंब।
इसको बोलेंगे अभिलंब या फिर नॉर्मल, ठीक है ना, इसे नॉर्मल बोलेंगे। तो जो किरण गिर रही है वो आपतित, जो जा रही हो परावर्तित, और जिस बिंदु पर गिर रही है वो आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु से जो लंबवत लाइन चल रही है वो हो जाएगा अभिलंब। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बनता है आई, जिसे बोलते हैं आपतन कोण, और परावर्तित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है आर, उसे बोलते हैं परावर्तन कोण। आई है आपतन कोण, आर है परावर्तन कोण, ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण। बच्चों इतना आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। हो गया होगा। ठीक है, इसके बाद आता है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, अब परावर्तन का कुछ नियम है। परावर्तन के दो नियम हैं। परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है? पहला नियम कहता है आपतित किरण, ठीक है ना, जो किरण आ रही है वो आपतित किरण, और आपतन बिंदु पर अभिलंब, जो अभिलंब गया, आपतन बिंदु से जो अभिलंब गया है, आपतित किरण और आपतन बिंदु से अभिलंब और परावर्तित किरण, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है ना। इससे पहले डायग्राम बनाए थे इस तरह, इस तरह, इस तरह, ये आपतित, ये परावर्तित, ये अभिलंब, एक ही तल में हैं। जैसे अभी हम बोर्ड पर बना रहे हैं, ये बोर्ड में है, हवा में है तो हवा से आया, अभिलंब भी हवा में, वो भी हवा में, सब कुछ एक ही जगह पर है, एक ही सरफेस पर है सब। यहाँ हमारा बोर्ड के तल में, आप लोग कॉपी में नोट करेंगे तो पेज के तल में हो जाएगा, ठीक है ना। ये पहला नियम हो जाएगा। दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, मतलब कि आई का मान आर के मान के बराबर होता है। अच्छा, क्या ये हमेशा होगा? हमेशा होगा। अभी कोई हमको ऐसा सरफेस दे दिया ऐसा, तो क्या यहाँ भी होगा क्या इक्वल आर? बिल्कुल नहीं। मान लेते लाइट आया ऐसे, गया ऐसे, भाई आप तो उनको नॉर्मल खींचेंगे, ये कुछ ज़्यादा हो गया, तो एकदम प्लेन सरफेस होगा, तभी अपवर्तन का नियम है। बाकी आई और आर हमेशा बराबर नहीं होंगे। अगर इस तरह का सरफेस लेंगे तो एकदम समतल सरफेस के लिए आई और आर बराबर होंगे। जैसे घरों की दीवार होती है, अब दीवार क्या होता है, कुछ ऐसा ही सरफेस होता है, वो हमारे देखने में लगता है बहुत प्लेन है, बहुत मुलायम है, लेकिन उसमें भी बहुत बारीक होते हैं, यानी कि कुछ उबड़ खाबड़। हमारे सेंस शायद फिर भी यही है, इसको ही हम लोग मुलायम कह रहे हैं, फिर भी ये कुछ हद तक तो मुलायम है। दीवार तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब दीवारों पे जो लाइट पड़ता है वो क्या होता है, एक तरीके से एकदम फिक्स ऑर्डर में नहीं होता है, जितना आपतन उतना परावर्तन, आपतन परावर्तन, यानी कि 30 डिग्री पे आया 30 डिग्री पे गया, इस तरह नहीं होता है। अब मान लीजिए कोई सैलून है, सैलून वहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, शीशा लगा हुआ ढेर सारा, पूरे दीवार शीशे से बन गए हैं। अब वहाँ पे एक लाइट आया तो वहाँ होगा परावर्तन, ठीक है। लाइट किसी एक जगह लाइट पड़ेगा तो हमारी आंखों को प्रभावित करेगा, होता ना, लाइट को देखते हैं तो। लेकिन घरों में दीवार है, दीवार को देखने फर्क पड़ता है क्या? नहीं। वहाँ पे बेढंगे टाइप का, और एक तरीके से हमारे लिए सही होता है वो, ठीक है, उस जगह पर वो बटा होता है, और इसी नाते प्रकाश पूरे कमरे में फैल जाता है। अगर
एग्जैक्ट होता तो किसी एक जगह लाइट आता। तो सबका अपना अपना काम है। फिलहाल अब परावर्तन का जो नियम है वो है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर या परावर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के मान के बराबर होगा। लेकिन कंडीशन यह है कि तल हमारा समतल होना चाहिए, उबड़ खाबड़ पर नहीं होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसे। फिर अगला टॉपिक देखते हैं। हो गया होगा। अब बच्चों प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं। प्रतिबिंब, इमेज, परछाई, छाया। ठीक है ना। जैसे हम अपना शकल देख रहे हैं तो अभी हम खुद स्वयं बिंब हो गए और जो शीशे में हमारा शकल दिख रहा है ना वो प्रतिबिंब हो गया। ठीक है ना। या खड़े हैं, देखिए पीछे छाया बन रहा है, मेरा परछाई बन रहा है। ये इमेज है, ये हम हैं और ये मेरा इमेज है। ठीक है। तो प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब तो प्रकाश जो लाइट है, ठीक है ना। जैसे देखिए अभी हम अपना हाथ, ये परछाई कब बन रहा है? जब हाथ लगा रहे हैं। पीछे मेरा परछाई तब बन रहा है जब हाथ लगा रहे हैं। इसका मतलब है प्रकाश के मार्ग में जब कोई अवरोध आता है, अवरोध आता है तब हमको परछाई मिलता है, इमेज मिलता है। ठीक है। लेकिन ये दो तरीके से हो सकता है, जो परछाई है, जो इमेज है, ये इसी तरीके से बनता है। हाँ, कभी कभी ये वास्तविक होता है, कभी कभी ये आभासी होता है। पढ़ेंगे इसके बारे में। दो तरह का इमेज बनता है। प्रतिबिंब जो है दो तरीके का बनता है, वो एक वास्तविक होता है, एक आभासी होता है। लेकिन जब प्रकाश के मार्ग में कोई अवरोध आता है तब वो इमेज बनता है। और वो इमेज दो तरीके से होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब जब जो किरणें हैं वास्तव में किसी बिंदु पर मिल रही होती हैं, तब जो प्रतिबिंब बनता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। और जब किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि यार ये वास्तविक नहीं है। ठीक है, अभी दर्पण के बारे में पढ़ेंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, लेकिन बस इतना ही जानिए। वास्तविक प्रतिबिंब क्या? जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में आकर के मिल रही हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब है। और हमको मिलता हुआ एहसास हो रहा है, फील हो रहा है, तब वो होगा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। तो फिर से बार बोल रहे हैं, इसको बस लिख ही देते हैं। चलिए, वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है ना। और ये वास्तविक होता है, इतना तो इसे पर्दे पर लिया जा सकता है, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। पर्दे पर लिया जा सकता है। और दूसरा सब कुछ वही लिखेंगे बच्चों, देख लीजिए। जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब की बोलेंगे, जब प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं।
मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है ना, वास्तव में भी मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? आभासी प्रतिबिंब। इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है, हाँ, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए, दूसरा परिभाषा खुद लिखिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट मारिए, लिख लीजिए, हो गया। हाँ, तो अगला हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, ये क्या होता है? चूड़ी देखा है आपने? चूड़ी गोला होता है, उसकी एक तरफ डिजाइन होता है, अंदर शीशा ही होता है, समझ लीजिए, वो गोलीय दर्पण का एक उदाहरण है। गोलीय दर्पण होता है कांच, ग्लास का एक खोखला भाग होता है, ठीक है ना। गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला भाग होता है, खोखला भाग होता है, और इसके एक तरफ या तो अंदर की ओर, फिर या तो बाहर की ओर, इसके एक तरफ पेंट किया हुआ होता है, या पारे की कलई होती है, लाल ऑक्साइड पेंट कर देते हैं भाई। परावर्तन तभी होगा जब एक तरफ कोई कुछ पुता हुआ हो, ठीक है ना। तो या तो अंदर पेंट हो या तो बाहर पेंट हो। तो गोलीय दर्पण खोखले गोले का, एक कांच के एक खोखले गोले का भाग होता है, और इसके एक तरफ पेंट किया हुआ होता है, दूसरे तरफ परावर्तन होता है। तो इस आधार पर ये दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो लिखते हैं गोलीय दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है, खोखला गोला होता है, इसके एक तरफ पेंट तथा दूसरे तरफ परावर्तक तल होता है, ठीक है ना। और क्योंकि एक तरफ बोला है तो अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, तो ये दुई तरह का होता है। एक तरह होता है अवतल दर्पण, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? तो बोल सकते हैं कि जब बाहर की तरफ पेंट किया हुआ हो और अंदर क्या हो? परावर्तक तल हो। बाहर पेंट हो और अंदर की ओर परावर्तन हो, लाइट आए और वापस चला जाए, तब ये होता है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण ठीक उल्टा होता है, यहाँ पे अंदर पेंट किया हुआ होता है, ठीक है ना, अंदर पेंट किया हुआ होता है और बाहर परावर्तक तल होता है। तो बच्चों समझ रहे होंगे, गोली दर्पण कांच का एक खोखला गोला होता है, इसके एक तरफ पेंट होता है, एक तरफ एक शीशा लगा होता है जहाँ से परावर्तन होता है। तो दो तरह का होता है, इस तरह है अवतल और उत्तल। अवतल बाहर पेंट, उत्तल अंदर पेंट, याद कर लीजिए ऐसे ही, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लिए होंगे। अच्छा देखिए, कुछ परिभाषाएं आती हैं गोलीय दर्पण से संबंधित, कुछ परिभाषाएं जिसे बहुत शॉर्ट में बताऊंगा लेकिन बोलूंगा, आप समझ जाएंगे, खुद से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं,
कुछ परिभाषाएं, जैसे वक्रता केंद्र आता है, वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वक्रता केंद्र क्या है? केंद्र कहाँ? वक्रता, घुमावदार, गोला। हम लोगों ने भी गोलीय दर्पण की बात की है। तो वक्रता केंद्र क्या है? गोले का एक केंद्र है। जो हमारा खोखला गोला है, जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। ध्यान से सुन लीजिए, गोलीय दर्पण का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। दूसरा है वक्रता त्रिज्या, इसको बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। त्रिज्या तो बोलेंगे गोलीय दर्पण की त्रिज्या को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है ना। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण की त्रिज्या हो जाएगी वक्रता त्रिज्या। फिर आता है ध्रुव। ध्रुव तो बच्चों, जो गोलीय दर्पण है, जो शीशा है, तो ये जरूरी नहीं है कि पूरा शीशा ही अंदर अंदर से पेंट किया हुआ हो, बाहर बाहर से पेंट किया हुआ हो। जितना दूर, मान लेते हैं इतना दूर पेंट किया है, ठीक है ना, इतना दूर पेंट किया है। तो जितना दूर पेंट किया है उसका जो बीचों बीच वाला भाग है ना, जो बीचों बीच वाला भाग है, ये तो त्रिज्या है, यो इसी को बोलेंगे ध्रुव। तो जितना बड़ा परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु है उसी को क्या बोलते हैं? ध्रुव। परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु बीचों बीच वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। अब मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ये क्या है मुख्य अक्ष? तो देखिए मुख्य अक्ष क्या है? वक्रता त्रिज्या और ध्रुव से जो लाइन चलती है आर पार ना, उसी को मुख्य अक्ष बोलते हैं। ये ध्रुव है, ये वक्रता त्रिज्या है, यहाँ से जो लाइन इसको आर पार करते हुए चल रही है इसी को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ये हमारा मुख्य अक्ष हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है द्वारक। द्वारक, ठीक है। द्वारक क्या है? तो मान लेते हैं ये हमारा दर्पण है, दर्पण में इतने दूर तक पेंट किए हुए हैं, तो इतना दूर हमारा परावर्तक तल हो गया। तो जो परावर्तक तल की चौड़ाई है ना, जो परावर्तक तल की चौड़ाई है उसे ही हम बोलेंगे द्वारक। मतलब इसको M1 ले लें, इसको M2 ले लें, तो हम बोल सकते हैं M1 और M2 क्या है? द्वारक है, ठीक है ना। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, ठीक है। हो गया होगा, शायद हो गया होगा। अब इधर मैं रेगुलर लाऊंगा, हर रोज़ इस पे वीडियो दूंगा, कंटिन्यू वीडियो दूंगा। हो सकता है कभी कभी एक दिन में 2 वीडियो भी दे सकूं। तो अब आगे काम बढ़ सकता है और आप लोग रेगुलरली नोट कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। अभी क्या है, थोड़ा प्रॉब्लम इस बात का है, थोड़ा अभी कुछ व्यवस्थाएं करनी है, कुछ लाइट की व्यवस्था, और अभी क्या है स्टार्टिंग है तो कुछ MB भी कम पड़ जा रहा है डाउनलोड ही पूरा नहीं हो पा रहा है, अपलोड नहीं कर पा रहे हैं पूरा। लेकिन अब इधर ऐसा नहीं होगा, किसी न किसी तरीके से तो कर ही देंगे। आप रेगुलर देखिए। तो इरेज करते हैं इसे। ठीक है, छठा मुख्य फोकस, इसे बहुत ध्यान से समझिए। मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। तो देखिए मुख्य फोकस क्या है? ये क्या है? अवतल
दर्पण, अंदर से पेंट कर दिए, ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण। तो अब यहाँ पे ये तो इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, और ये हो गया ध्रुव। अच्छा बच्चों, अगर कुछ लाइट आई यहाँ से, लाइट आया तो टकरा करके जाएगा, लाइट आया तो टकरा करके जाएगा, ठीक है। तो ये आया इधर गया, ये क्योंकि एकदम सीधा है तो ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा, ये इधर गया इधर वापस गया। तो परावर्तन के पश्चात, ध्यान से सुनिए, परावर्तन के पश्चात किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे देखिए, परावर्तन के पश्चात किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं, वास्तव में ये रियल में मिलती हैं, इस बिंदु पर ये मिल करके ही जाती हैं, तो उस बिंदु को हम बोलते हैं मुख्य फोकस। परावर्तन के पश्चात किरणें जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उन्हें हम कहते हैं मुख्य फोकस। तो अवतल दर्पण में वास्तव में मिलती हैं, तो इसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। और इसमें क्या होगा, क्योंकि शीशा तो इधर ही लगा है, तो लाइट तो ऐसे आएगा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। इसका मुख्य अक्ष ये बना दिए, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिए, और एक लाइट मान लेते इधर आया तो इधर से घूम के चला जाएगा। भाई शीशा इधर ही तो है, अंदर क्या करने जाएगा। लेकिन अब जो कहीं दूर खड़ा है, जो दूर खड़ा है उसको क्या लगेगा, ऐसे लाइट आ रहा है, ऐसे लाइट आ रहा है तो जरूर कहीं पीछे होगा, मतलब उसको प्रतीत होगा, उसको प्रतीत होगा कहीं दूर से लाइट आ रहा है। तो इसी को अगर मिला दें तो अब देखिए, परावर्तन के पश्चात किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तब वो होता है मुख्य फोकस। अब देखिए, यहाँ तो रियल में मिल रहा है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि इधर जा रही हैं, और भी किरणें रखते हैं, अगर हम और भी किरणें रखते तो भी चलता, ठीक है ना, वो भी चलता, उसको भी मिलाते हम, ठीक है। ये गया इधर गया तो ये भी जाता। तो क्या होता है, ये इमेजिनेशन है। दूर खड़ा व्यक्ति देख रहे हैं, यार बहुत सारा लाइट आ रहा है हमारे सामने, बहुत सारा लाइट आ रहा है। अब लाइट आ रहा है तो जरूर सोर्स कहीं होगा उधर, वो क्या जान रहा है कि लाइट यहीं से जाके टकरा कर आ रहा है, तो ये आभास हो रहा है, इसको आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो ये हो जाएगा हमारा मुख्य फोकस। फिर से बोल रहे हैं, परावर्तन के पश्चात किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उसे बोलते हैं मुख्य फोकस। एक और है फोकस दूरी, ठीक है ना, फोकस दूरी, 7वां फोकस दूरी। तो बहुत आसान है फोकस दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी। ध्रुव को पीछे दिखाते हैं, ध्रुव और फोकस दूरी के बीच की जो दूरी है उसी को बोलते हैं फोकस दूरी। तो बच्चों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। कल इसके बाद का अगला वीडियो मैं लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप लोगों को।